अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मोहम्मद सादिक़ सलाहुद्दीन, योर फिज़िक्स टीचर। उम्मीद करते हैं कि आपका जो एक्सपीरियंस है तामीर ऐप के ऊपर वो बहुत अच्छा आ रहा होगा और उम्मीद करते हैं कि आप लोग खैरियत से होंगे और आप लोगों ने अपने हाथ में एक नोट पैड और एक पेन रखा होगा जिससे आप ये लेक्चर्स क्या कर रहे होगे, नोट कर रहे होगे। तो स्टार्ट करते हैं। एम डी कैट ई कैट फिज़िक्स चैप्टर नंबर 13 से स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों हम लोग, और इस चैप्टर का नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो बच्चों करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या है इसको हम आगे पढ़ते हैं। जब भी ये टॉपिक जहन में आता है करंट इलेक्ट्रिसिटी का, तो जहन में एक सवाल आता है वायर, और उस वायर में दौड़ती करंट आपके जहन में आ रही होती है, और फिर ये सवाल भी आता है कि करंट प्रोड्यूस कैसे हो रहा है। तो ये सारी बातें हम फ्यूचर में करेंगे। सबसे पहले समझ लेते हैं करंट क्या होता है। तो याद रखना है बच्चों, करंट क्या होता है कि किसी भी कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन एरिया से 1 सेकंड में जितना चार्ज फ्लो करता है इसको हम कहते हैं करंट। डेफिनेशन आपके सामने मौजूद है कि टाइम रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कंडक्टर इज नोन एज करंट। अब बच्चों याद रखिएगा, मैं एक कंडक्टर ड्रॉ करता हूँ सबसे पहले कि हमारे पास एक कंडक्टर है। आपके सामने स्क्रीन के ऊपर मैं ड्रॉ कर रहा हूँ कि हमारे पास एक कंडक्टर है, एक वायर है। लेट सपोज ये एक वायर है हमारे पास, और मैं ये कहता हूँ बच्चों इस वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया है ए, और ये एक सेक्शन है इस वायर का। इस सेक्शन से, इस क्रॉस सेक्शन से क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो कर रहे हैं इन टाइम टी। तो करंट कितना गुजर रहा है बच्चों ये फाइंड करना है। तो हम कैसे फाइंड करेंगे? हम चार्ज की मिकदार जो गुजर रही होगी टाइम टी में, इन दोनों को डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? स्ट्रेंथ ऑफ करंट आ जाएगा। और हमें पता है बच्चों, यूनिट की बात करें अगर, तो हमें पता है कि चार्ज की यूनिट क्या होती है बच्चों? कूलम होती है। और टाइम की यूनिट क्या होती है? सेकंड होती है बच्चों। तो कूलम पर सेकंड को हम कहते हैं एम्पेयर। तो करंट की यूनिट क्या हो गई बच्चों? एम्पेयर हो गई। अब करंट का नेचर क्या है? क्या स्केलर क्वांटिटी है, क्या ये वेक्टर क्वांटिटी है? तो इसको बच्चों हम समझ लेते हैं कि करंट की एक स्पेसिफिक डायरेक्शन होती है, लेकिन इसको हम इस तरह समझते हैं बच्चों कि मैं ये कहता हूँ, लेट सपोज हमारे पास ये एक नोड है, ठीक है, और यहाँ पर करंट दो तरफ से एंटर हो रहा है। यहाँ से करंट आई एंटर हो रहा है, और यहाँ से भी करंट आई एंटर हो रहा है, और यहाँ से करंट लीव कर रहा है बच्चों। कितना करंट लीव कर रहा है ये बताना है। तो याद रखना है बच्चों, किरचॉफ लॉ ये कहता है करंट एंटरिंग बराबर होगा करंट लिविंग के। तो करंट आई और आई एंटर हो रहा है, मतलब 2i करंट एंटर हो रहा है, तो लीव भी कितना करेगा? 2i लीव करेगा। तो बच्चों अब आपको एक बात मैं बता दूं कि करंट जो है, अगर वेक्टर क्वांटिटी होता, करंट अगर वेक्टर क्वांटिटी होता तो दोनों इक्वल एंड अपोजिट करंट्स क्या हो जाते? कैंसिल हो जाते। तो ये करंट जो है वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं कर रहा, तो हम कहेंगे करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो इसीलिए यहाँ मेंशन है बच्चों कि करंट क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। इसके बाद हम बच्चों नेक्स्ट स्लाइड में मूव हो जाते हैं, जिसमें आपको एक एग्जांपल मौजूद है आपके लिए कि पोटेंशियल डिफरेंस मतलब वोल्टेज आपको गिवन दिया गया है कितना? 5 किलो वोल्ट, ठीक है। और इसके साथ साथ आपको करंट गिवन है बच्चों यहाँ पर कितना? आपको करंट गिवन है यहाँ पर 3.2 मिली एम्पेयर्स। बच्चों मिली को हम कहते हैं 10 की पावर -3। मिली का जो प्रीफिक्स क्या है बच्चों? 10 की पावर -3 है। अच्छा, इसके बाद आपको कहा गया द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड करना है यहाँ पर, मतलब n फाइंड करना है, और आपको टाइम गिवन है पर सेकंड, मतलब 1 सेकंड का टाइम गिवन है। तो बच्चों अभी अभी आप लोगों ने पढ़ा था, क्या पढ़ा था? कि करंट जो है वो बराबर होता है चार्ज अपॉन टाइम के। और आपको अगर चार्ज फाइंड करना है बच्चों तो क्या हो जाएगा? करंट इनटू टाइम हो जाएगा। तो करंट की वैल्यू कितनी है बच्चों? 3.2 एक्सपोनेंट -3, और टाइम कितना है बच्चों? 1 सेकेंड है। तो यहाँ पर आपके पास चार्ज की मिकदार आ जाएगी 3.2 एक्सपोनेंट -3 कूलम, ठीक है। अब याद रखना बच्चों एक चीज़ और, कि चार्ज की जो मिकदार होती है ये बराबर होती है एन ई के बराबर होती है। मतलब अगर आप एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज ई कहते हैं इसको, अगर आप एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है ई, इसको एन से मल्टीप्लाई कर दो तो टोटल मिकदार आ जाएगी आपके पास चार्ज की। तो आपको तो अब नंबर ऑफ चार्ज निकालने हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, तो अब एन फाइंड करना चाहोगे तो टोटल चार्ज को आप ई से क्या कर दोगे? डिवाइड कर दोगे। तो टोटल चार्ज कितना था बच्चों? 3.2 एक्सपोनेंट -3, और आपके पास जो ई है कितना है? 1.6 एक्सपोनेंट -19 है, ठीक है। तो अब क्या होगा बच्चों?
1.6 और 3.2 में जहाँ जो यहाँ पर वैल्यू आएगी बच्चों क्या आएगी 2 आ जाएगी। अगर आप 3.2 को 1.6 से डिवाइड करोगे 2 आ जाएगा, और 10 के पावर -19 है, ऊपर जाएगा 10 के पावर +19 हो जाएगा। +19 -3 करने पर आपके पास आएगा 10 की पावर 16। तो इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, ये मैंने आपको विदाउट कैलकुलेटर सॉल्व करके बताया है। तो होप सो ये समझ आ गया होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट स्लाइड पर मूव करते हैं बच्चों, और इसमें एक और सवाल मौजूद है कि आपसे कहा जा रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है बच्चों चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन मौजूद है। क्यू की वैल्यू आपके पास आ गई कितनी, 1.6 एक्सपोनेंट -19 कूलम। जब इन्होंने कहा एक इलेक्ट्रॉन है तो मतलब हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज आ गया। इसके बाद कहा गया इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहा है, उसका रेडियस गिवन है और फ्रीक्वेंसी गिवन है। फ्रीक्वेंसी कितना है बच्चों, 6.8 एक्सपोनेंट 15 रेवोल्यूशन पर सेकेंड, और आपको क्या गिवन था, रेडियस गिवन था। कितना गिवन था बच्चों, 5.1 एक्सपोनेंट -11 मीटर। अब आपको क्या निकालना है, करंट फाइंड करना है। तो बच्चों याद रखिएगा करंट का फॉर्मूला आपके पास मौजूद था, I = Q/T। अब बच्चों हमें ये करना है कि 1/T को अलग कर दूंगा मैं। क्यों अलग करूंगा, क्योंकि 1/T क्या होता है बच्चों, फ्रीक्वेंसी होता है। तो Q × F से आपके पास करंट आ जाएगा। तो Q कितना है बच्चों आपके पास, 1.6 एक्सपोनेंट -19 इंटू F की वैल्यू कितनी है बच्चों आपके पास मौजूद है, 6.8 एक्सपोनेंट 15। तो आपने क्या करना है बच्चों, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाना है। 1.6 एक्सपोनेंट -19 को आपने मल्टीप्लाई करना है 6.8 एक्सपोनेंट 15 से, तो आपके वैल्यू आएगी 1.08 एक्सपोनेंट 1.08 एक्सपोनेंट वैल्यू आएगी आपके पास -3। ठीक है, 1.08 एक्सपोनेंट -3 एम्पेयर आपके वैल्यू आएगी। तो आप क्लोजेस्ट आंसर लगाते हो तो 1.1 इज द राइट आंसर आपके पास आ गया। इसके बाद बच्चों हम नेक्स्ट टॉपिक पे मूव कर जाते हैं, और ये नेक्स्ट टॉपिक है कंडक्शन ऑफ करंट इन मेटल्स, कि किस तरीके से करंट कंडक्टर में क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है। तो बच्चों याद रखना है, एक न्यू कॉन्सेप्ट अभी हम इस क्लास में आपको दे रहे हैं, वो ये है कि कंडक्टर्स के अंदर जो है वो क्या होते हैं, लैटिस होते हैं। ये लैटिस क्या है बच्चों, ये पॉजिटिव आयंस होते हैं, और इन पॉजिटिव आयंस के दरमियान में बिलियंस और बिलियंस की तादाद में क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो कि अलग अलग स्पीड से, रैंडम स्पीड से क्या कर रहे होते हैं, मूव कर रहे होते हैं। जो डायग्राम में भी आपको शो हो रहा है कि कंडक्टर्स में क्या है, पॉजिटिव आयंस है जिनको हम लैटिस कह रहे हैं, और इनके दरमियान में बिलियंस की तादाद में क्या है बच्चों, फ्री इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। अच्छा, अब हमने पढ़ना है बच्चों कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो जिगजैग पाथ में मूव करते हैं। जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है बच्चों वो जिगजैग पाथ में मूव करते हैं। मैं आपको एक बात कहूँगा कि आप ऐसा समझ लो कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी जो मोशन है बच्चों वो बिल्कुल वैसे ही है जैसे गैस के मॉलिक्यूल्स की होती है। ठीक है, तो ताकि आपको विजुलाइज करने में क्या होगा, आसान हो जाएगा। ठीक है, और एक और बात बच्चों मैं आपको बताता हूँ कि हमारे पास एक कंडक्टर है, इस कंडक्टर के अंदर बहुत सारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या कर रहे हैं, रैंडम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, और बहुत तेज स्पीड से क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। उनकी स्पीड अगर मैं आपको अभी बता दूं बच्चों तो ये है तकरीबन जो है 10 की पावर 5 मीटर पर सेकंड से वो इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, और अलग अलग डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। और अभी हमने इसको वोल्टेज इस कंडक्टर को अप्लाई नहीं किया है, लेकिन फिर भी इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं, गैस के मॉलिक्यूल की तरह रैंडम मोशन में है। तो क्या होगा बच्चों, जितना इलेक्ट्रॉन एक डायरेक्शन में मूव करेगा उतना ही इलेक्ट्रॉन इसके अपोजिट मूव करेगा, ताकि कंडक्टर जो है बच्चों वो न्यूट्रल स्टेट में क्या हो, रहे। तो यहाँ पर मौजूद है बच्चों सेकंड पॉइंट, जिसमें आपको दिख रहा होगा कि अगर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं की है तो जितना इलेक्ट्रॉन लेफ्ट टू राइट मूव कर रहा है उतनी इलेक्ट्रॉन राइट टू लेफ्ट मूव कर रहा है, ताकि कंडक्टर में करंट ना हो। ठीक है, जब आप वायर को किसी सॉकेट से कनेक्ट नहीं करोगे तो कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो बहुत ज़्यादा स्पीड से मूव कर रहे होंगे, लेकिन करंट नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि जितना इलेक्ट्रॉन एक डायरेक्शन में मूव कर रहा है उतने इलेक्ट्रॉन उसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ताकि दोनों स्टेट क्या हो जाए, कैंसिल हो जाए। इसके बाद बच्चों एक और बात समझिएगा कि चार्ज जो है वो एक्चुअली, अगर मैं कहता हूँ कंडक्टर में चार्ज फ्लो कर रहा है, मतलब कौन फ्लो कर रहा है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो ये थर्ड पॉइंट इस स्लाइड में था मौजूद। अब हम नेक्स्ट स्लाइड में मूव कर जाते हैं बच्चों, और हम समझते हैं कि
फ्री इलेक्ट्रॉन्स की जो वेलोसिटी है वो कौन सी है। तो पहले एक वेलोसिटी पढ़ते हैं जिसको हम कहते हैं थर्मल वेलोसिटी। वो जो थर्मल वेलोसिटी क्या है कि टेम्परेचर की वजह से, रूम टेम्परेचर की वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी होती है उसको हम कहते हैं थर्मल वेलोसिटी। और थर्मल वेलोसिटी की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, 10⁵ मीटर पर सेकेंड होती है। और याद रखना एक और चीज़ बच्चों, एक और आपको मैं फैक्ट्स बता रहा हूँ, वो ये है कि 1 मीटर क्यूब अगर कंडक्टर का वॉल्यूम है, अगर 1 मीटर क्यूब कंडक्टर का वॉल्यूम है, तो उस कंडक्टर में जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स की तादाद होगी वो तकरीबन 10⁻29 होगी। ठीक है, तो अगर आपको ये फाइंड करना है बच्चों कि किस तरीके से फ्री इलेक्ट्रॉन्स की आप वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हो थर्मल वेलोसिटी, तो फॉर्मूला आपके पास मौजूद है, √3kT/m। ठीक है, इस फॉर्मूले से आप क्या कर सकते हो, फाइंड कर सकते हो थर्मल वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। और इसमें के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, टी जो है केल्विन के अंदर रूम टेम्परेचर है, और एम क्या है, मास ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन है। तो होप सो अगर आप चाहते हो, क्यूरियस हो फाइंड करने के लिए, तो आप फाइंड कर लोगे और तकरीबन वैल्यू 10⁵ मीटर पर सेकेंड आपके पास आ जाएगी। इसके बाद बच्चों हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में मूव करते हैं जिसमें हम समझेंगे कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है। तो बच्चों याद रखिएगा, सबसे पहले अभी तक मैंने इस कंडक्टर को कहीं पर भी मैंने अप्लाई नहीं किया था बच्चों, क्या चीज़, इलेक्ट्रिक फील्ड अभी तक मैंने अप्लाई इस कंडक्टर को नहीं किया था। अब मैंने क्या करना है, इस कंडक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करना है बच्चों, अप्लाई करना है। जैसे मैं यहाँ पर बैटरी का पॉजिटिव कनेक्ट कर देता हूँ बच्चों, और यहाँ पर मैं बैटरी का नेगेटिव कनेक्ट कर देता हूँ। तो बच्चों होगा ये कि लेट सपोज हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है जो कि चाहता है इस पॉइंट से इस पॉइंट पे चला जाए। ठीक है, मतलब एक पॉइंट 1 से पॉइंट 2 जाना चाहता है। ठीक है, अब क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद है, क्योंकि आपने बैटरी से कनेक्ट किया है बच्चों, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी उसकी डायरेक्शन ये होगी कि नेगेटिव जो टर्मिनल है ये इलेक्ट्रॉन को रिपल करेगा, और जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो होगी वो नेगेटिव टू पॉजिटिव हो जाएगी। तो क्या होगा, पहले इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं थी तो इलेक्ट्रॉन 1 से 2 पे चला गया, लेकिन क्योंकि अब इलेक्ट्रिक फील्ड आ चुकी है बच्चों, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या होगा, अपना रास्ता चेंज करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, और 1 से 2 जाने के बजाय 1 से कहाँ चला जाएगा बच्चों, 3 चला जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन ने इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से क्या किया है, अपना रास्ता चेंज किया है। तो 1 सेकेंड में जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन अपना रास्ता चेंज करता है उसको हम कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या कहते हैं बच्चों, इसको हम कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी ही एक्चुअल में क्या है बच्चों, ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है यही कॉज है, सबब है किसका, करंट का। तो याद रखना है बच्चों कि करंट जो फ्लो करता है कंडक्टर में वो किस वजह से फ्लो करता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वजह से फ्लो करता है। ठीक है, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, तकरीबन 0.01 मीटर पर सेकेंड होती है। तो ये बात भी आपको समझ आ गई होगी। तो हम इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड पे मूव कर जाते हैं बच्चों, और यहाँ पर कहा जा रहा है कि एक कंडक्टिंग वायर है जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया गिवन है कितना, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर कहा गया है। बच्चों सेंटीमीटर स्क्वायर का मतलब होता है 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर। मतलब सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में ले आने के लिए आपने क्या करना है, 10⁻⁻4 लगा देना है। इसके बाद कहा गया बच्चों चार्ज गिवन है आपको कितना है, 3 एक्सपोनेंट 10⁻23। ठीक है, इसके बाद वायर के अंदर करंट कितना है बच्चों, ये है 24 मिली एम्पेयर। आपको कहा गया बच्चों फाइंड करिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी। आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालने के लिए कह रहे हैं। अच्छा, एंड हैज़ 3 चार्ज कैरियर्स, तो ये नंबर ऑफ चार्ज कैरियर बच्चों, तो क्यों गिवन नहीं है आपको, यहाँ पर क्या गिवन है, नंबर ऑफ चार्ज गिवन है, मतलब n गिवन है। तो बच्चों अब आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालना है, तो बच्चों मैं आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी फाइंड करने का फॉर्मूला बता देता हूँ क्या है, करंट डिवाइड बाय एन ई ए। तो आप क्या कर सकते हो, इस फॉर्मूले की मदद से ड्रिफ्ट वेलोसिटी को क्या कर सकते हो बच्चों, कैलकुलेट कर सकते हो। तो कैसे करोगे, करंट की जो वैल्यू है बच्चों आपके पास वो है 24 मिली एम्पेयर। मिली का मतलब होता है बच्चों 10⁻⁻3। इसको आपने डिवाइड करना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो आपको गिवन है यहाँ पे 3 एक्सपोनेंट 23, और फिर आपको डिवाइड करना है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन से। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है बच्चों, 1.6 एक्सपोनेंट -19 होता है। इसके बाद क्या करना है, आपको एरिया से भी डिवाइड करना है। तो एरिया की वैल्यू कितनी थी बच्चों, यहाँ पर 1 एक्सपोनेंट -4 थी। तो आपके पास 5 एक्सपोनेंट -3 मीटर पर सेकेंड इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो आपके पास आ रही है।
तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, हमारे पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितनी आई, 5 एक्सपोनेंट माइनस 3 मीटर पर सेकेंड आ चुकी है। तो बच्चों इस क्लास में जो है वो मैं आपको सॉल्व करने का तरीका बता रहा हूँ कि कैसे आप लोग सॉल्व कर सकते हो। इसके बाद बच्चों हम आगे पढ़ेंगे कि चार्ज कितना होता है करंट कैरिंग कंडक्टर में। तो बच्चों याद रखिएगा, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं और प्रोटॉन भी होते हैं, तो दोनों के चार्ज आपस में कैंसिल हो जाते हैं और जो कंडक्टर होता है बच्चों उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, तो नेट चार्ज की वैल्यू क्या होती है कंडक्टर के ऊपर, 0 होती है। तो इस स्लाइड में आपको ये बात मेंशन है। इसके बाद बच्चों हम ये बात समझते हैं कि यहाँ पर कंडक्टर का एरिया A1 है, यहाँ पर A2 है बच्चों, और यहाँ पर A3 है। तो मतलब ये हुआ कि कंडक्टर का जो क्रॉस सेक्शन एरिया है चेंज हो रहा है। तो क्या करंट की वैल्यू चेंज होगी? तो बच्चों मैं आपको एक बार बता दूं कि करंट की वैल्यू चेंज नहीं होगी क्रॉस सेक्शन एरिया के चेंज होने की वजह से। तो यहाँ पर करंट की वैल्यू क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो ये बात भी आपको समझ आ गई होगी। इसके बाद बच्चों हम पढ़ते हैं अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है। तो बच्चों याद रखिएगा, ऐसा करंट जिसकी जिसकी करंट की मिकदार मैग्नीट्यूड भी सेम चेंज हो और डायरेक्शन भी चेंज हो, उसको हम कहते हैं अल्टरनेटिंग करंट। मतलब ऐसा करंट जिसकी डायरेक्शन भी वेरी कर रही है और मैग्नीट्यूड भी वेरी कर रहा है, इसको हम कहेंगे अल्टरनेटिंग करंट। और हमारे घरों में बच्चों जो के इलेक्ट्रिक से करंट आता है, वापडा से जो करंट आता है, ये भी क्या होता है, अल्टरनेटिंग करंट ही होता है। मतलब ये हुआ कि ये करंट भी अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहा है, अपनी मिकदार चेंज कर रहा है, लेकिन हम लोगों को फील ऐसा नहीं होता। उसकी वजह ये है बच्चों, उस करंट की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो होती है 50 हर्ट्ज। मतलब ये जो करंट होता है जो हमारे घरों में आ रहा होता है अल्टरनेटिंग करंट, इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा होती है। मतलब ये करंट 1 सेकंड में 50 बार अपनी डायरेक्शन को चेंज कर रहा है, इसलिए हमें फ्लक्चुएशन नज़र नहीं आ रही, क्योंकि ये फ्लक्चुएशन बहुत तेज़ी से हो रही होती है। एक और बात बच्चों आपको बतानी है, वो ये है कि अल्टरनेटिंग करंट को अगर हम चाहते हैं डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करना, तो हमें क्या लगाना होगा, हमें लगाना होगा रेक्टिफायर। और एक और बात समझ लीजिएगा बच्चों कि अल्टरनेटिंग करंट जो है ये सिर्फ हीटिंग इफेक्ट को ही क्या करता है, शो करता है। और अल्टरनेटिंग करंट का सिंबल सर्किट के लिए वो क्या होता है, ये साइन वेव होता है। ठीक है, तो होप सो अल्टरनेटिंग करंट का कॉन्सेप्ट भी आपको आ गया होगा। इसके बाद बच्चों हम मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जिसका नाम है डायरेक्ट करंट। तो याद रखिएगा बच्चों, डायरेक्ट करंट की 2 टाइप होती है। पहली टाइप जो है बच्चों, उसमें हम कहते हैं पल्सवेटिंग डीसी। ये पल्सवेटिंग डीसी कब आता है बच्चों, जब आप अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करते हो, तो वो जो डायरेक्ट करंट होता है उसको हम कहते हैं पल्सवेटिंग डीसी। और जो बैटरी से आपके पास डायरेक्ट करंट आता है उसको आप कहते हो कांस्टेंट डीसी कहते हो। ठीक है, बैटरी से जो डायरेक्ट करंट आएगा उसको हम कहेंगे कांस्टेंट डीसी। ठीक है, तो यहाँ पर मिकदार सेम रहेगी और डायरेक्शन भी सेम रहेगी। यहाँ पर डायरेक्शन तो सेम है, लेकिन मैग्नीट्यूड लगातार क्या हो रहा है बच्चों, चेंज हो रहा है। ठीक है, अच्छा अब एक और बात समझ लीजिएगा बच्चों कि डायरेक्ट करंट को अगर आप चाहते हो अल्टरनेटिंग करंट में कन्वर्ट करना, तो आप क्या यूज करोगे, आप इस्तेमाल करोगे इन्वर्टर्स का इस्तेमाल करोगे। और एक और बात समझ लीजिए बच्चों कि डायरेक्ट करंट जो होता है ये हीटिंग इफेक्ट, केमिकल इफेक्ट और मैग्नेटिक इफेक्ट को शो करता है, और डायरेक्ट करंट का जो सिंबल है वो बैटरी का सिंबल ही है। ठीक है, इसके बाद बच्चों हम नेक्स्ट स्लाइड पे मूव हो जाते हैं, वो है चार्ज कैरियर्स। बच्चों करंट फ्लो करवाने वाले को हम कहते हैं चार्ज कैरियर्स, और कंडक्टर्स में जो चार्ज कैरियर्स हैं वो क्या हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। जबकि लिक्विड के अंदर जो चार्ज कैरियर्स हैं वो कैटआयंस और एनायंस हैं, जैसे आप लोगों ने इलेक्ट्रोलाइसिस के प्रोसेस में सीखा है। इसके बच्चों एक और बात याद रखिएगा कि गैसेस में भी करंट फ्लो हो सकता है। तो गैसेस में जो करंट फ्लो होता है, तो पॉजिटिव वाले को हम कहते हैं आयन और नेगेटिव वाले को कहते हैं इलेक्ट्रॉन्स। सेमीकंडक्टर जैसे कैलकुलेटर, इसमें भी करंट फ्लो कर रहा है, और मोबाइल फोन भी हमारा सेमीकंडक्टर है, लैपटॉप भी हमारा सेमीकंडक्टर है। तो सेमीकंडक्टर्स में जो करंट फ्लो कर रहा होता है वो होल्स और इलेक्ट्रॉन्स की वजह से करता है। तो मैंने आपको बता दिया कि अलग अलग मीडियम्स में अलग अलग चार्ज कैरियर्स हैं जो करंट फ्लो करवा रहे हैं। इसके बाद बच्चों हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में मूव करते हैं और हम पढ़ते हैं कि ओहम लॉ क्या होता है। बच्चों अभी अभी आपने सीखा था कि आप जितना ज़्यादा वोल्टेज अप्लाई करोगे उतना ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर में होगी, और उतना ज़्यादा ड्रिफ्ट होगा इलेक्ट्रॉन, और उतना ज़्यादा ही कंडक्टर में करंट फ्लो करेगा। तो ओहम ने क्या किया, ओहम ने ये किया, सिर्फ करंट और वोल्टेज का रिलेशन क्या किया, बनाया, और कहा जितना ज़्यादा कंडक्टर में वोल्टेज होगा उतना ज़्यादा करंट क्या करेगा, फ्लो करेगा। और उसने क्या किया, साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी की जगह एक कांस्टेंट लगा दिया, और कांस्टेंट लगाया कि जिसको उसने कहा कंडक्टेंस। उसने कहा सही है कि जितना ज़्यादा वोल्टेज होगा उतना ज़्यादा करंट फ्लो करेगा, लेकिन ये बात डिपेंड करेगी कि उस कंडक्टर में करंट पास करने की एबिलिटी क्या है, जिसको उसने कहा कंडक्टेंस का नाम दे दिया उसने। तो बच्चों के क्या है बच्चों, कंडक्टेंस है। के क्या है, कंडक्टेंस है।
ठीक है। अब इसका उलट भी तो पॉसिबल है बच्चों कि करंट पास करने की एबिलिटी का नाम कंडक्टेंस है, तो करंट रोकने की एबिलिटी का नाम क्या होगा बच्चों? रेजिस्टेंस होगा। तो यहाँ पर हम ये बता दें आपको कि R का मतलब है रेजिस्टेंस, करंट पास करने की एबिलिटी का नाम कंडक्टेंस है, तो करंट रोकने की एबिलिटी का नाम रेजिस्टेंस है। तो आप क्या करेंगे, K की जगह 1/R लिख देंगे बच्चों, और यहाँ पर आपके पास फॉर्मूला आ जाएगा बच्चों V इज इक्वल टू आई आर। ये ओहम लॉ की बच्चों क्या है, इक्वेशन है, V इज इक्वल टू आई आर। और इसमें V वोल्टेज है, I करंट है, R रेजिस्टेंस है। तो बच्चों इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड पे हम मूव करते हैं और हम पढ़ते हैं ओहमिक कंडक्टर क्या होता है। बच्चों याद रखिएगा, वो तमाम के तमाम कंडक्टर्स जो ओहम लॉ को फॉलो करेंगे उसको हम कहेंगे ओहमिक कंडक्टर, और जो ओहम लॉ को फॉलो नहीं करेंगे उनको कहेंगे नॉन ओहमिक कंडक्टर। ओहमिक कंडक्टर की जो एग्जाम्पल है बच्चों वो वायर्स हैं, कंडक्टर्स हैं, जबकि नॉन ओहमिक कंडक्टर्स की बहुत सारे एग्जाम्पल है, जैसे स्टेबलाइजर, जैसे कि सेमीकंडक्टर्स, जैसे कि टंगस्टन फिलामेंट बल्ब। ओहम लॉ जो होता है बच्चों, ओहमिक कंडक्टर जो होता है वो वोल्टेज करंट का स्ट्रेट लाइन में ग्राफ शो करता है, और आपके सामने मौजूद है बच्चों, क्या मौजूद है, एक ग्राफ मौजूद है स्ट्रेट लाइन वाला, ठीक है। तो अगर मैं ये कहूँ कि एक मैं लाइन एक परपेंडिकुलर अगर मैं ड्रॉ कर दूँ बच्चों, तो आपके सामने मौजूद होगा कि एक ट्राइंगल बन गया जिसका बेस जो है वो आई है, और जिसका जो परपेंडिकुलर है वो क्या है, वी है। तो बच्चों आपको पता है टेन थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है बच्चों। तो परपेंडिकुलर कितना है बच्चों, वी है, और बेस क्या बच्चों, आई है। तो टेन थीटा आपके पास आ चुका है, ठीक है। तो अभी इससे पहले आप लोगों ने पढ़ा था, क्या पढ़ा था आप लोगों ने बच्चों, आपने पढ़ा था v इज इक्वल टू आई आर, ठीक है। तो अगर आप यहाँ से एक काम कर लो, आप एक काम कर लो, अगर यहाँ से कि आप ये कहो कि मुझे यहाँ से फाइंड करना है कि v अपॉन आई किसके बराबर है, तो बच्चों v अपॉन आई किसके बराबर होगा, ये r के बराबर होगा। इसका मतलब ये हुआ कि मैं इस इक्वेशन में v अपॉन आई की जगह r लिख सकता हूँ। तो टेन थीटा किसके बराबर हो गया बच्चों, r के बराबर हो गया। टेन थीटा को हम कहते हैं स्लोप। तो इसका मतलब ये हो गया, एक और चीज़ आपको समझ में आ गई कि जितना ज़्यादा वोल्टेज करंट ग्राफ का स्लोप होगा उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा, ठीक है। ये बात भी आपको समझ आ गई कि वोल्टेज करंट ग्राफ का जितना ज़्यादा स्लोप होगा उतना ज़्यादा क्या होगा, रेजिस्टेंस होगा। तो आगे बढ़ते हैं हम और हम पढ़ेंगे रेजिस्टेंस क्या होता है। वो जो रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस जो है ये करंट रोकने की एबिलिटी का नाम होता है कि कंडक्टर में जो है वो पॉजिटिव आइंस भी हैं और फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी हैं। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स के मूव करने की वजह से करंट फ्लो करता है, लेकिन वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से गुजर रहे होते हैं, वो एटम्स के दरमियान में से, पॉजिटिव आइंस के दरमियान में से ही गुजर रहे होते हैं। तो क्या होता है, कोलिजन होता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स और एटम्स का, और जितना ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स का और एटम्स का कोलिजन होगा उतना ज़्यादा जो है वो रेजिस्टेंस होगा। यहाँ पर वह सारी बातें मेंशन है कि डेफिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस क्या है और किस वजह से रेजिस्टेंस आया। और एक और बात बच्चों जो आपको बतानी है मुझे वो ये है कि कंडक्टर्स जो होते हैं बच्चों, इसका एरिया भी होता है और इसकी लेंथ भी होती है। जैसे आपको शो हो रहा है बच्चों, ये कंडक्टर का एरिया है बच्चों, ये कंडक्टर का क्या है, एरिया है, और ये जो है कंडक्टर की क्या है, लेंथ है। तो बच्चों एक बात समझ लीजिएगा आप लोग कि रेजिस्टेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बच्चों किसके, लेंथ के, और रेजिस्टेंस जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, एरिया के। मतलब ये हुआ कि कंडक्टर की लेंथ जितनी ज़्यादा होगी उतना ज़्यादा कंडक्टर का रेजिस्टेंस होगा, और वायर जितनी ज़्यादा मोटी होगी, थिकनेस होगा, एरिया होगा वायर का, उतना ज़्यादा वायर की कम रेजिस्टेंस होगी। इसीलिए बच्चों जब ज़्यादा करंट हमें फ्लो करवाना होता है तो हम वायर को थिक यूज़ करते हैं, ज़्यादा हैवी वायर यूज़ कर रहे होते हैं। जैसे AC के अंदर करंट की मिकदार ज़्यादा होती है तो वायर जो है मोटी यूज़ की जाती है। तो यहाँ से दो रिलेशनशिप आपके पास आ चुका है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन नंबर 2। आपने क्या किया, इन दोनों इक्वेशन को क्या कर दिया, कंबाइन कर दिया। तो रेजिस्टेंस का ये फॉर्मूला आ गया R इक्वल टू रो एल अपॉन ए। इसमें रो क्या है, कांस्टेंट है जिसको आप कहते हो रेजिस्टिविटी, जिसको हम आगे बढ़ेंगे। इसके बाद बच्चों कि किस तरीके से रेजिस्टेंस टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, तो बच्चों याद रखिएगा जब भी टेम्परेचर बढ़ाया जाता है तो जो पॉजिटिव आयंस होते हैं उनकी जो वाइब्रेशन है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो चांसेस ऑफ कोलिजन जो है वो क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। इससे रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो टेम्परेचर बढ़ने की वजह से क्या हो जाएगा बच्चों, रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर मेंशन है बच्चों आपके पास कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा। और आपके पास किसी भी स्पेसिफिक टेम्परेचर T के ऊपर रेजिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला मौजूद है,
और इसमें आर नॉट क्या है, ये आर नॉट कहलाता है बच्चों रेजिस्टेंस एट टाइम 0, और यहाँ पर अल्फा क्या है बच्चों, ये कहलाता है कोफिशिएंट ऑफ टेम्परेचर कहलाता है ये, ठीक है। तो होप सो ये बात भी आपको समझ आ गई होगी। इसके अलावा बच्चों हम एक और बात समझ लेते हैं कि किस तरीके से मटेरियल्स के लिहाज से टेम्परेचर वेरी करने के ऊपर रेजिस्टेंस चेंज हो रहा है। तो सबसे पहले बच्चों अभी आपने समझा कि मेटल्स में, कंडक्टर्स में टेम्परेचर बढ़ाया जाए तो रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। मेटल्स में अगर टेम्परेचर बढ़ाया जाए तो रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, इसका मतलब अल्फा की वैल्यू फॉर मेटल्स क्या है बच्चों, पॉजिटिव वैल्यू है, ठीक है। इसके बाद बच्चों एक और बात समझ लीजिएगा आप कि नॉन मेटल्स में ऐसा नहीं होता, नॉन मेटल्स में करंट फ्लो ही नहीं होता, इसका मतलब अल्फा की वैल्यू क्या है, 0 है, ठीक है। अल्फा की वैल्यू क्या है, 0 है। इसके बाद करंट फ्लो नहीं करेगा, इलेक्ट्रॉन ही नहीं होगा, तो हम रेजिस्टेंस की बात ही नहीं करेंगे इसमें, ठीक है। इसके बाद सेमीकंडक्टर की बात करें तो याद रखिएगा बच्चों, सेमीकंडक्टर जो है इसमें अल्फा की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव होती है। इसका मतलब ये हुआ कि टेम्परेचर बढ़ाने की वजह पे रेजिस्टेंस बढ़ेगा नहीं, कम हो जाएगा। नेगेटिव होने का मतलब क्या है, अल्फा की वैल्यू नेगेटिव होने का मतलब है कि सेमीकंडक्टर्स में उल्टा होता है कि आप अगर टेम्परेचर बढ़ाते हो तो रेजिस्टेंस कम होती है। इसकी वजह ये होती है कि सेमीकंडक्टर्स में कोवेलेंट बॉन्ड होता है और टेम्परेचर बढ़ाने पर वो कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है बच्चों, वीक हो जाता है। इसके बाद बच्चों हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स में भी यही होता है कि टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो ये इसके लिए भी अल्फा की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव होगी। तो बच्चों इसके बाद नेक्स्ट हम पढ़ते हैं रेजिस्टिविटी क्या है। बच्चों याद रखिएगा रेजिस्टिविटी क्या होता है कि अगर मैं ये आपसे कह दूं कि फॉर्मूला आपके पास था अभी R इक्वल टू रो एल अपॉन ए, तो अगर मैं आपसे कह दूं हमारे पास एक ऐसा कंडक्टर है जिसकी लेंथ भी 1 है और एरिया भी 1 है, मतलब लेंथ 1 मीटर और एरिया 1 मीटर स्क्वायर, तो इसका मतलब ये हुआ कि रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी की वैल्यू क्या हो गई, बराबर हो गई। तो हम रेजिस्टिविटी को डिफाइन इस तरह कर सकते हैं बच्चों कि रेजिस्टिविटी क्या है, रेजिस्टिविटी जो है रेजिस्टेंस होती है फॉर अ कंडक्टर जिसका एरिया भी 1 हो और लेंथ भी 1 हो। और रेजिस्टिविटी जो है बच्चों ये क्या है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, मतलब ये डिपेंड नहीं करी कंडक्टर के साइज पे और शेप के ऊपर। तो अगर आप वायर खरीदने जाते हो मार्केट से तो याद रखिएगा बच्चों उस पर रॉ की वैल्यू, रेजिस्टिविटी की वैल्यू लिखी होती है। ये आपके लिए होती है कि आप जितनी ज़्यादा लेंथ लेके जाओगे वायर की, उस रॉ की वैल्यू से लेंथ को मल्टीप्लाई कर दें आप और आपके पास उस पूरे वायर की रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी, आ जाएगी। और याद रखिएगा रेजिस्टिविटी, रेजिस्टेंस जो है ये टेम्परेचर पर डिपेंड कर रहा है। इसके बच्चों मैं आपको एक एग्जांपल बता दूं यहाँ पर कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जो है मैगेनिन वायर की वो कितनी है, 50 एक्सपोनेंट माइनस 8 ओहम मीटर है, मतलब रॉ की वैल्यू आपको गिवन है 50 एक्सपोनेंट माइनस 8 ओहम मीटर आपको गिवन है। और रेजिस्टेंस जो है वो आपको फाइंड करना है, कितनी लेंथ गिवन है बच्चों, लेंथ गिवन है आपको 50 सेंटीमीटर। अच्छा, अब बच्चों क्योंकि यहाँ पर एक बात गिवन है, क्यूब का वर्ड लिखा हुआ आपको दिख रहा होगा, ये बहुत अहम है। क्यूब का मतलब होता है लेंथ और विड्थ सेम है, ठीक है। तो एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे आप लोग, 50 को 50 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पर आपके पास आएगा 2500 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो याद रखना है बच्चों 50 सेंटीमीटर का मतलब है 0.5 मीटर, और यहाँ पर आपके पास आएगा बच्चों 2500, और सेंटीमीटर स्क्वायर को आप मीटर स्क्वायर में ले आओगे तो लगा दोगे माइनस का 4 मीटर स्क्वायर। तो अब आपको निकालना है बच्चों क्योंकि रेजिस्टेंस, तो आपको रेजिस्टेंस का फॉर्मूला पता है R इक्वल टू रो एल अपॉन ए। तो अब आपने क्या करना है बच्चों, आपने ये करना है रॉ की जगह रॉ की वैल्यू लिखनी है 50 एक्सपोनेंट माइनस 8, और लेंथ की वैल्यू कितनी है बच्चों, लेंथ की वैल्यू 0.5, और एरिया की वैल्यू कितनी है बच्चों, एरिया की वैल्यू आपके पास है 2500 एक्सपोनेंट माइनस 4। अब आप क्या करेंगे बच्चों, अब आपने क्या करना है, इन वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई डिवाइड करना है। तो 50 एक्सपोनेंट माइनस 8 इंटू 0.5 डिवाइड बाय 2500 एक्सपोनेंट माइनस 4, तो आपके पास वैल्यू आएगी 1 एक्सपोनेंट माइनस 6। तो बच्चों 1 एक्सपोनेंट माइनस 6 आपके पास आंसर आ रहा है यहाँ पर, जो कि ऑप्शन में मौजूद है, ऑप्शन ए। आपके पास ऑप्शन में मौजूद है बच्चों, कितने हैं ये, ऑप्शन ए मौजूद है, तो आपको ये समझ आ गया होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन मौजूद है, ऑप्शन ए 10 की पावर माइनस 6 ओहम। तो आज की क्लास में बच्चों हमने रेजिस्टेंस तक सीखा है, और नेक्स्ट क्लास में हम स्ट्रेचिंग ऑफ वायर से स्टार्ट करेंगे। तो आपने अपना बहुत ख्याल रखना है, और हमें और सब लोगों को दुआओं में याद रखना है। अल्लाह हाफ़िज़।